नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं नवभारत का विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चुनाव की और आज का जो विषय है वो है देश का मध्य बिंदु, जिसे कहा जाता है जीरो माइल, यानी कि नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र। ये टाइगर कैपिटल भी है, यहाँ के संतरे भी प्रसिद्ध है और उतने ही ये आरएसएस का मुख्यालय है और चैत्य भूमि भी है। ये इन सारे विषयों से जुड़ी नागपुर की लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1996 में बनवारीलाल पुरोहित, 2014 और 2019 में नितिन गडकरी के अलावा लगातार कांग्रेस की जीत होती आ रही है। आज मेरे साथ नागपुर चुनाव क्षेत्र के बारे में चर्चा करने के लिए है नवभारत के समूह संपादक, जो वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय तिवारी जी, और मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजमोहन पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, आप ही के पास पहले आना चाहेंगे क्योंकि आप उस चुनाव क्षेत्र में बैठे हैं, वहां से आप पूरा हमारा नवभारत का जो पूरा संपादकीय कारोबार है वो चलाते हैं। नितिन गडकरी जी के चुनाव क्षेत्र में आप हैं, जिनका एक विकास पुरुष के तौर पर पूरे देश में उनको पहचाना जाता है, लेकिन उनके सामने उनके बनाम इस बार खड़ा है विकास। तो आप बताइएगा कैसे हो रही है नागपुर की सारी चुनावी, क्योंकि पहले चरण में यहीं पर मतदान होना है 19 तारीख को। प्रतिभा मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांडे जी, आपका भी स्वागत है खबरों की खबर में। नवभारत ने 90 साल पूरे किए हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि 1952 से लेकर तो 2024 तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं, नवभारत उन सभी चुनावों का साक्षी है। मैं ये भूमिका प्रतिभा जी इसलिए भी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये हम तीनों के लिए, नवभारत परिवार के सदस्य होने के नाते, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि हम 1952 से लोकसभा चुनाव प्रिंट में कवर करते आ रहे हैं और पहला ऐसा चुनाव है जो, प्रतिभा मैडम, आपकी वजह से हम उन करोड़ों लोगों तक पहुंचने में कामयाब होने जा रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में जीते हैं, रहते हैं और विश्वास है। तो सबसे पहले तो प्रतिभा मैडम, थैंक यू वेरी मच। और खबरों की खबर के इस एपिसोड को भी, जो हर बार हर एपिसोड पर जो आपको इतना जनता की तरफ से प्रेम मिलता है, वो इस एपिसोड को भी मिलेगा। इस भावना के साथ मैं अपनी चर्चा चालू करता हूं। सिर्फ आप चूंकि मुंबई पुणे में ज्यादा केंद्रित होती है, इसलिए आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में बोला कि नागपुर चैत्य भूमि है, तो नागपुर दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि है। मुंबई में चैत्य भूमि हमारे बैठे हैं जी। मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि नागपुर दीक्षा भूमि है। और हमारे जो संविधान निर्माता है, हमारे जो राष्ट्र नायक है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने जो गरिमा दी है नागपुर को, और जो एक ओहदा दिया है नागपुर को, जिस वजह से नागपुर दुनिया में आज जो बहुत सारे कारणों से जाना जाता है, उसमें एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो एक उनका धम्म प्रवर्तन वाला कार्यक्रम था, उसके लिए जाना जाता है। जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, आज से 100 साल पहले, मैं आज से नहीं, इस वर्ष से 100 साल पहले नागपुर में ही हिंदुत्व की धुरा को जीवन भर साकार करने के लिए एक संगठन बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना को 100 वर्ष अगले साल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े गौरव का विषय है। इसलिए ये जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है पांडे जी, ये चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये चुनाव देश के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन का समय है। एक ऐसा परिवर्तन जो दुनिया जिस क्रांतिकारी परिवर्तन के मुहाने पर बैठी हुई है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है,
क्या होने वाला है दुनिया में आने वाले वर्षों में। 2024 के एंड में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और तमाम ऐतिहासिक घटनाक्रम इस साल होंगे। और इसी बीच में भारत में जो दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर भी चुनाव हो रहा है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, भारत का जो दिल है, जो भारत का 0 माइल है, जो भारत के 0 माइल की नागपुर लोकसभा सीट है, ये भी मुझे लगता है पहली बार इस सीट पर शायद दुनिया की नजर लगी है। मैं दुनिया की नजर इस हैसियत से बोल रहा हूं कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनावी मैदान में हैं, उनका उन पर सिर्फ भारत की ही नजरें नहीं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन के रूप में चर्चित है, इसलिए मुझे लगता है दुनिया की मीडिया की नजर उनके चुनाव पर है। अब जैसा कि आपने एक और बात बिल्कुल सही बताई कि पहली बार एक विकास पुरुष के सामने जो मुकाबला कर रहा है वो एक साक्षात विकास कर रहा है, और जिसके नाम में ठाकरे भी है, जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत अहम नाम है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ विकास ठाकरे जी मैदान में हैं। और आपको मुझे ये बताते हुए मुझे ये शेयर करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये शेयर करना चाहिए आपसे और हमारे लाखों श्रोताओं से, लाखों हमारे सुनने वालों से, देखने वालों से, कि जिस तरह का चुनाव और जिस तरह का जातिगत समीकरण और जिस तरह की नागपुर के लोकसभा सीट की जो पूर्वार्ध जो रहा है, जो जैसा आपने बताया कि 1996, 2014 और 2019 छोड़ के ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, ठीक उसी तरह का मुकाबला लगभग 10 साल बाद यहां फिर से होने वाला है, क्योंकि विकास ठाकरे के रूप में एक सिटिंग विधायक, कांग्रेस पार्टी का एक पश्चिम नागपुर क्षेत्र के वो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके साथ ये मुकाबला हो रहा है। और ये मुकाबला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये मुकाबला देश के सबसे ताकतवर सत्ताधारी मंत्री की हॉट सीट पर हो रहा है। जी बिल्कुल। तो दीक्षा भूमि से हम चलते हैं अब चैत्य भूमि की तरफ और हमारे संजय बृजमोहन पांडे जी वहां पर बैठे हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नागपुर की जो सीट है, जहां 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आते हैं, जहां पर 4 में बीजेपी की सत्ता है, 2 में कांग्रेस की सत्ता है, और वहां के एक विधायक जो इस शहर के महापौर मेयर भी रह चुके हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर पिछली बार नाना पटोले थे, नाना पटोले का नाम इस बार भी चल रहा था, जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने ये उचित नहीं समझा जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आए कि वो एक ही चुनाव क्षेत्र में अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं करना चाहते थे शायद, और राज्य की धुरा लेना चाहते थे, तो वो चुनाव मैदान से हट गए। क्या देखते हैं आप यहाँ पे पांडे जी कि किस तरह से ये चुनाव होगा? गडकरी जी के लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? क्योंकि हम आंकड़ों पर आने वाले हैं आगे चल। पृथ्वीराज जी धन्यवाद। मैं संजय भैया की बात को आगे बढ़ाता हूं कि नागपुर वाकई पावर सेंटर है। जरूर केंद्र की सरकार दिल्ली में बैठती है, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री वहां बैठते हैं, लेकिन उस सरकार को कंट्रोल वाला जो रिमोट कंट्रोल है वो नागपुर में है जी। और वहां से एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा राजनेता चुनाव लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष, गडकरी एक ऐसा नाम है कि ठीक है, चुनाव है सामने, कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने विकास ठाकरे को खड़ा किया, चुनाव लड़ेंगे। मतदाताओं के मूड में क्या है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसी भी विपक्षी पार्टी से भी बात करेंगे तो हर आदमी का एक ही कहना होगा कि गडकरी साहब को चुनाव जीत के आना चाहिए जी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारत विकास यात्रा है, जिसके बल पर वो एक 1947 का 2047 का जो चित्र जनता के सामने रख रहे हैं,
या 2024 में विकास की जो गति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब आप देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो उस पूरे मंत्रिमंडल में गडकरी ऐसे नेता हैं जो नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से साउथ, कहीं भी चले जाइए, किसी सड़क पर खड़े हो जाइए, आम जनता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है या नरेंद्र मोदी को जानता है, वो गडकरी साहब को भी जानता है। सबका यही रहता है कि गडकरी साहब ने ये रूट बनवाया है। निश्चित तौर से जिस तरह से उन्होंने इंफ्रा का जाल देश में फैलाया है, इसलिए न केवल नागपुर, पूरे देश के लोगों की नजरें हैं कि गडकरी साहब के आखिर में क्या होता है। लेकिन सबके अंदर ये बात जरूर होगी, मैं यहाँ तक कहूंगा कि जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, इनके भी अंदर यदि आप अंदर जा करके आप देखेंगी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं से बात निकल के आएगी कि गडकरी साहब को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। चुनाव कितने मतों से जीतते हैं और हारते हैं, ये आंकड़ों का खेल है। और ये भी एक मैं बता दूं कि नागपुर का जो भौगोलिक परिस्थिति है, जातीय जो गणित है, वो भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं जीतने जा रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो उसके लिए इस बार कठिन हो जाता। वो गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चुनाव है, और यदि गडकरी चुनाव जीतते हैं, जीतेंगे ही, तो गडकरी के नाम पर ही वोट पड़ने वाले हैं। मैं अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी लंबा है, आगे क्या होने वाला, कैसा गणित बैठता है, लेकिन मैं समझता हूं कि गडकरी साहब के लिए आप मार्जिन को लेकर के बहस कर सकती हैं कि वो मार्जिन 2.25 लाख होगा, 2.5 लाख होगा, 1 होगा या 50 हो जा रहा, लेकिन गडकरी साहब बढ़त पर हैं, और मेरे को लगता है कि चुनाव मतदान के दिन तक वो बढ़त बनाए रखेंगे। बिल्कुल आप कह रहे हैं बढ़त बनाए रखेंगे। हम देखते हैं कि आंकड़ों का गणित कैसे बैठता है, क्योंकि जो गडकरी जी का 2014 का चुनाव था, उसमें उनका जो मार्जिन था, उनको जो वोट मिले थे, वो थे 54 से 0.17%, यानी लगभग 54% से ऊपर, 55% से नीचे। अगर उनका प्रतिशत देखें तो वो बढ़ गया था 2019 में, और उनको 6,60,000 से ज्यादा, मोटा मोटी जो आंकड़े की बात अगर हम करें तो उतने वोट मिले थे, और 55.67% उनको मतदान हुआ था। ये आंकड़े एक तरफ दिखाते हैं, लेकिन 2014 के जो प्रत्याशी मैदान में थे, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था, उसने 96,000 से ज्यादा मतदान उनको हुआ था। और उसके बाद में इसके सारे आंकड़े हम अपनी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल में दे रहे हैं दर्शकों के लिए, वो हमारा वो जो स्क्रॉल है वो देख सकते हैं पूरे 2014 और 2019 के। लेकिन उसके साथ साथ अंजलि दमानिया भी 2014 में थी, जो बाद में 2019 का गणित अलग बदल गया था। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वंचित का जो समीकरण है, यहाँ के दलित वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट हो, या फिर जिस कुणबी वोट, मराठा कुणबी का एक जो समीकरण है, उनकी अगर हम बात करें तो उनका अगर प्रतिशत हम मतदान का देखें तो वो जो है लगभग ओबीसी वोट भी 20% है, उसमें से कुछ भाजपा के समर्थन में जा सकते हैं। मुस्लिम वोट 10 से 12% है, और फिर दलित, बौद्ध और ये सब जो सारे वोट है वो लगभग 27% है। हमारे यहाँ अगर विकास की बात करें तो संजय तिवारी जी की दिखने वाला विकास जिसे कह सकते हैं कि मेट्रो बनी है नागपुर में, मिहान का प्रोजेक्ट है। आप नागपुर की सड़कें देखिएगा तो पता चल जाता है। नागपुर को टूरिज्म के मैप पर लाने के लिए, नक्शे पर लाने के लिए, क्योंकि एक टाइगर कैपिटल तो है, लेकिन टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए गडकरी जी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सारी स्थिति और ये जातिगत समीकरण किस तरह से देखते हैं आप? एक बात बहुत, पांडे जी ने जो एक भविष्यवाणी की, जो जनरली राजनीति में और चुनाव में भविष्यवाणियों का कोई वजूद नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। पांडे जी ने बोला कि गडकरी जी जीतेंगे ही। तो देखिए, ये पांडे जी की जो मुझे लगता है जो एक उनके मन का जो एक वो बहुत नेक इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है। राजनीति में मैं पहले ये मुद्दा क्लियर करवा रहा था, पांडे जी आप जैसा मुझे लगता है 140 करोड़ भारतीयों में 142 करोड़ लोग, मैं 2 करोड़ और जोड़ दे रहा हूं, जो भारत में नहीं रहते होंगे, वो भी ऐसी ही सद्भावना गडकरी जी के मामले में रखते हैं। लेकिन चुनाव मतदाता करता है, चुनाव किस नेता को चुनना है
वो मतदाता तय करता है। तो मतदाता क्या तय करता है, ये तो जिस दिन वो वोट डालने जाता है, ईवीएम की बटन दबाता है, उस दिन तय होता है। तो गडकरी जी का परिणाम भी तमाम 543 सांसदों के साथ 4 जून को आएगा। तो हम परिणाम पर बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं कि जो प्रतिभा मैडम ने पूछा। प्रतिभा मैडम, अगर विकास जो राजनीति में एक बहुत बड़ा शब्द है, डेवलपमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भी भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राजनीति की व्यवस्था में डेवलपमेंट ये मुद्दा है ही नहीं। डेवलपमेंट ये मुद्दा, मेरी निजी राय है कि ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं। उसका कारण ऐसा है कि गडकरी जी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये तो दुनिया जानती है, दुनिया ने देखा है। लेकिन जिस तरह आंकड़े आप बता रही थी कि 2014 और 2019 के आंकड़ों में, तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में गडकरी जी 2,80,000 के करीब, 2,84,843 वोटों से गडकरी जी जीते जी। और उन्होंने इतना विकास किया नागपुर का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, दुनिया उनको देखती है। उनके मॉडल को अब तो दुनिया के कई देश कॉपी कर रहे हैं। फिर भी 2019 में उनकी जो लीड थी वो करीब करीब 70 से 70,000 के करीब कम हुई। जो 2,16,000 से ज्यादा वोटों से 2,16,000 से वो जीते हैं। मुझे लगता है 68,000 के करीब की लीड कम हुई। इसका मतलब उनकी लोकप्रियता कम हुई ऐसी बात नहीं। उन्होंने 2014 से वोट ज्यादा लिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि विकास का पैमाना, डेवलपमेंट का, विकास का मीन्स डेवलपमेंट का पैमाना और वोटर्स का मूड, ये हमारे यहाँ कभी भी सिमिलर नहीं रहा। जिस वजह से बहुत विकास करने के बाद भी ये व्यक्ति, यानी मैं आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, कोई व्यक्ति चुनकर आ जाए, या अगर हम बात करें कि देश में इतना विकास हो रहा है, इतना शाइनिंग चल रहा है सब काम, कि बिल्कुल 300 पार और 400 पार, इस तरह की बातें हो रही हैं। रिजल्ट जो आएगा 2024 का रिजल्ट, मैं बता रहा हूं 4 जून को आएगा ही आएगा। कौन कितने पार जाएगा ये जनता भी तय कर देगी 7 चरणों में। लेकिन मेरा अभी ये बिल्कुल मानना है कि विकास का और वोटर का अदरवाइज कोई वास्ता नहीं तो जिस तरह का विकास का दावा सत्ता पक्ष करता है, उस विकास के बाद अगर वो वादे को, मैं फिर बोल रहा हूं कि हम किसी पक्ष विपक्ष को लेकर नहीं खड़े हैं, तो उसके बाद तो चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर तो चुनाव एक औपचारिकता है, अगर विकास का दावा और विकास की बात उनकी सही है। जो दूसरी बात आपने कही कि जो जातिगत समीकरण है, ये नागपुर की सीट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव से ये चुनाव अलग कैसा है, मैं पांडे जी आपको और आपके माध्यम से अपने लाखों श्रोताओं को वो भी मैं बताना चाहता हूं। जैसा मैडम आप बता रही थी कि 2014 के चुनाव में बीएसपी के कैंडिडेट को करीब करीब 90,000 वोट मिले। हाँ, लगभग 97,000 तक चले गए थे, 97,000 जी। और उस समय की सबसे ज्यादा फॉर्म में रहने वाली आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजलि दमानिया जी को भी करीब करीब 60-65,000 वोट मिले, जो बिल्कुल चुनाव लड़ने के कुछ महीने पहले ही वहां आई थी। तो अगर हम उस 1.5 लाख वोट को पकड़ लें, जो अदरवाइज बीएसपी का अपना कैडर वोट है, तो बीएसपी अपने कैडर वोट को लेकर चलती है। मगर अंजलि दमानिया को जो वोट गया, बाकी जो वोटों का बिखराव हुआ, अगर उन वोटों का बिखराव कम कर दिया जाए तो वोटों की मार्जिन बहुत नैरो हो जाती है। 2019 में इसी तरह का खेल हुआ। 2019 में बीएसपी का वोटर 96,000 से 97,000 से घटकर 56,000 पे आ गया, लेकिन उसने वो 56,000 वोट काटे। और दूसरा,
वंचित और एमआईएम का मिलकर एक कैंडिडेट था, उन्होंने भी करीब करीब 24-25 हजार है, मुझे लगता है कुछ 27-28 हजार वोट उन्होंने लिया, जिस वजह से वो लाख वोट और कट गए। अब इस बार क्या हुआ है पांडे जी, ये बहुत समझने की बात है, इस बार बीएसपी का कैंडिडेट तो है मैदान, योगेश लांजेवाल जी बीएसपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन लगातार बीएसपी का कैडर वोट जो घटता जा रहा है, और खासकर मायावती जी का जो रुख पिछले कुछ 2-4 सालों से 5 सालों से राष्ट्रीय राजनीति में है, जिसकी वजह से उनका कोर वोटर उनसे छिटक गया, या शायद कोर वोटर या कैडर वोट उनको समझ में आ रहा है कि मायावती के रुख से उनके हिसाब से किसको लाभ मिलता है राजनीति में, वोट कटर के रूप में, वोट कटिंग के रूप में। तो इस बार अब तक बीएसपी का कैंडिडेट कौन है नागपुर में, मुझे लगता है आज 5 तारीख हो गई है, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। अभी वो शायद आने वाले समय में पूरी ताकत से लगेंगे योगेश लांजेवाल जी। और वंचित ने इस बार बहुत आश्चर्यजनक रूप से, वंचित वो पार्टी है जिसने पिछले चुनाव में कांग्रेस को करीब करीब 15 से 16 लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया था, इस बार उसने नागपुर में विकास ठाकरे जी को अपना समर्थन दिया। तीसरा जो जातिगत समीकरण है जो आप बता रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको नागपुर में डीएमके फॉर्मूला बोलते हैं। ये डीएमके फॉर्मूला है पांडे जी, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और कुनबी वोट बैंक। जो कुनबी वोट बैंक है, चूंकि विकास ठाकरे जी खुद कुनबी समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज का बहुसंख्य वोट महाराष्ट्र में, नागपुर में जो बहुत बड़े संख्या में वोटर है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 3.5-4 लाख वोटर है। और कुनबी समाज का वोटर हो या तेली समाज का वोटर हो या जो कई जातियों के जो वोटर हैं, वो जिस तरह से अपना कैंडिडेट पसंद करते हैं, वो एक चुनौती नितिन गडकरी जी के सामने यहां निश्चित रूप से है। जैसे नितिन गडकरी जी के सामने वो चुनौती है कि बीएसपी का कैंडिडेट कमजोर है, वंचित ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, तो 4,44,000 वोट जो नाना पटोले जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के 1 महीना पहले जब उनको घोषित हुआ था कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वो 4,44,000 कांग्रेस के वोट और ये 1 लाख वोट जो इस बार सीधी चुनौती गडकरी जी और विकास ठाकरे जी के वो पकड़ा जाए और कुनबी समाज के वोट अगर उसमें जोड़े जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनौती इस बार पिछले 2 चुनाव की तुलना में थोड़ी बड़ी है। और तीसरी बात जो मुझे लगता है कि पांडे जी शायद उस बात से सहमत होंगे, वो और उस पर प्रकाश डाल सकेंगे, 2 चुनाव के बाद एक ऐसा राष्ट्रीय दल जिसके कार्यकर्ता को लगता है कि सब बहुत अच्छा हो गया है, सब बहुत बढ़िया है, एवरीवेयर देयर इज इंडिया शाइनिंग, देश एकदम ऐसे सफल और एकदम मजबूत नेता के हाथ में है जिसकी दुनिया सलाम ठोकती है, वगैरह वगैरह, उसका कैडर को भी ये लगता है कि अब बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ 400 पार तो हम हो गए हैं। तो मुझे लगता है एक वो जो मैं उसको डिजीनेस या लेजीनेस नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जो मुगालते में है कि अरे हाँ सब अच्छा है, कहीं कोई चुनौती नहीं है, एक वो फैक्टर पर भी भारतीय जनता पार्टी को उस मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती मुझे दिखती है। मैं फिर बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, चुनाव के परिणाम वोटरों के मूड पर है और गडकरी जी के प्रति कोई जातिगत, गडकरी जी सर्वदलीय सर्वजातीय ऐसे एक बिलवेड नेता हैं। लेकिन जब पिछले दिनों विकास ठाकरे जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनके पास गडकरी जी को चुनाव में मुकाबला करने में या पराजित करने में क्या उनके पास आत्मविश्वास है या क्या फॉर्मूला है, तो उन्होंने बताया था कि यही वो भारत देश है जिसने कभी इंदिरा गांधी जी को भी चुनाव हराया था
यही वो भारत देश है जिसने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी चुनाव हराया था। जी 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल जी भी चुनाव हारे थे, बात बिल्कुल सच है, बात बिल्कुल सही है। जहां तक गडकरी जी की जो सारे समीकरण हम देख रहे हैं वो है। दूसरी ओर कांग्रेस को ये उम्मीद रखना कि हम ये जीत सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह से तैयारी चल रही है, जहां तक 400 पार का आंकड़ा है, मैं बता दूं कि 6 अप्रैल यानी भाजपा का स्थापना दिवस और 400 पार के पतंग उड़ाए जाने वाले हैं। कि वो पतंगबाजी भी होने वाली है, मुंबई में ही बड़ा इवेंट होने वाला है। और हमारे मुंबई में बैठे हुए साथी मेरे जो नहीं, सहयोगी मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने वो प्रश्न किया। मैं पांडे जी उत्तर के पहले जी पांडे जी, ये पतंगबाजी नहीं है। ऐसा 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 ऐसा। जी 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 तो जी ये जो सचमुच बना के पतंग उड़ाने वाले हैं 400 पार वाले बड़े बड़े नेताओं के ये करके, ये इवेंट मुंबई में होने जा रहा है कल। क्या मतलब क्या स्थिति लगती है पांडे जी आपको कि एक जातिगत समीकरण के और हम देखें तो, क्योंकि विकास पुरुष की जो है, मैं दो बातें सिर्फ यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि दो तीन लगातार कि मैंने नेपाल बॉर्डर और वहां पे सब किया, तो वहां पे हर रिक्शा वाला हो चाहे कोई हर व्यक्ति हो, वो कहता था कि हमारे लिए गडकरी जी कोहिनूर है। ये शब्द वहां पर मैंने सुना, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं बात करूं तो मैंने अमोल कोल्हे जो यहाँ के मावल चुनाव क्षेत्र से शरद चंद्र पवार पार्टी एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका साक्षात्कार जो किया, जो हमने अभी प्रकाशित भी किया है, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे नेता है कि जो पार्टी के परे मतलब हर किसी का काम करते हैं। और 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मावल कॉन्स्टिट्यूएंसी में गडकरी जी ने लाया, मतलब उनको दिया, वो है। हम अंतरराष्ट्रीय छवि की अगर बात करें तो यूएई की जो रॉयल घराने की सलाहकार है अर्शी अयूब, जिनके साथ मैंने साक्षात्कार किया था, उन्होंने कहा कि वो अगर किसी को फॉलो करती है तो नितिन गडकरी को फॉलो करती है। यानी जैसे सभी लोगों की देश विदेश जहां छवि है वो। पांडे जी, आपसे मैं पूछूंगी, क्या कहते हैं आप? संजय जी ने जो गणित बताया वहां का, तो हमको बता रहे थे कि कैसे गणित है, डीएमके का जो एक फॉर्मूला है, वो शायद जरूर सी बात दिखाई भी दे रही है कि गडकरी जी जिस तरह से ये चुनाव में रोड शोज भी कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव में पूरी जान अपने प्रचार में भी पूरी जान डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये अंदाजा हो गया होगा। क्या कहते हैं आप? नहीं मैडम, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कि भैया कोई बात को मैं समर्थन करता हूँ। राजनीति में चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है। वोटर तय करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा और किसको हारना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर गडकरी जी की बात करना, देखिए, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो दल से ऊपर होते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई है, कहीं उसका संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी 14 में भी जीत के आई और 19 में भी जीत के आई। मध्य प्रदेश के सारी सीटें बीजेपी ने जीत लिया, तो भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लड़के ही चुन के। बारामती में, महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी लास्ट ईयर कम से कम 43 सीटें जीती थी, तो 14 में भी जीती थी और 19 में भी जीती। मैं आपको अपने बात में बोला था कि यदि शायद गडकरी की जगह कोई दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट होता, तो आज कहने में जो भैया बोल रहे थे कि जो जातीय गणित और स्थानीय जो राजनीति है वो कुछ अलग होता। इसीलिए आरएसएस के मुख्यालय होने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 ही बार चुनाव जीती। निश्चित तौर से नागपुर का जो जातीय गणित है वो कुछ अलग है और वो एंटी भाजपा होता है, लेकिन राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होता। यदि वंचित के उम्मीदवार खड़े नहीं है तो टोटल 100% वोट कांग्रेस को जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बीएसपी का उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछली बार, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश ले जाना चाहता हूँ क्योंकि बीएसपी का जिक्र हुआ। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था। गठबंधन में बीएसपी को 10 सीटें मिले और सपा को 5 मिली, जबकि सपा की ताकत ज्यादा है। उसका कारण यह था कि जहां बसपा के कैंडिडेट थे वहां सपा के लोगों ने ईमानदारी से वोट किया, उसके 10 चुन के आए, और जहां सपा के कैंडिडेट थे वहां बसपा के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। तो नागपुर के भी गणित में यदि बीजेपी का 90 था, ऐसे भी बीएसपी का ग्राफ काफी नीचे आया है। अभी आप देखेंगे कि बीएसपी की जो सुप्रीमो आज तक घर से बाहर नहीं निकली, खत्म हो गई। ठीक है, उसका एक कैडर है, वो कैडर देंगे, लेकिन वो कैडर
सिर्फ क्या कहला कि यदि कम मिलता है तो सारा कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वंचित ने खड़ा नहीं किया है अपना उम्मीदवार, तो वंचित के, चूंकि वंचित एंटी बीजेपी लोग हैं, जिस कम्युनिटी को वंचित रिप्रेजेंट करती है, वो लोग मोस्टली बीजेपी के खिलाफ होते हैं। लेकिन बीजेपी का वंचित का कैंडिडेट खड़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वोट सारा का सारा वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा। मैं बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित करता हूँ आपने भी उसको आपने अपने बताया कि देश के जिस कोने में गया, हर व्यक्ति ने कहा, चाहे किसी भी दल का हो, कि गडकरी साहब ने विकास किया। अब सिरूर से चुनाव लड़ रहे हैं अमोल कोल्ले, उन्होंने कहा कि गडकरी अच्छे नेता है, और उनको मतलब उन्होंने खुल के बोल नहीं सकते, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं है कि गडकरी जी चुन के आना चाहिए। ऐसे नागपुर में लाखों लोग ऐसे हैं कि विचारधारा से भले ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो, लेकिन जब गडकरी साहब और एक दूसरे नेता देवेंद्र फडणवीस, ये दो बड़े नेता विदर्भ नागपुर के हैं, इनके नाम आने के बाद उनका मन परिवर्तन होता है, और उनके मन में जरूर ये बात आएगी कि चलो ठीक है, अब नीतिगत या विचारधारा के से हम इनसे अलग है, लेकिन ये दोनों नेताओं ने नागपुर का डेवलप किया, विदर्भ का डेवलप किया, निश्चित तौर से इनके प्रति सिंपैथी रहे। मैं विकास की बात नहीं करते, भैया ने सही बोला कि विकास पर वोट नहीं मिलता। यदि विकास पर वोट मिलता तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव जीत गए, क्योंकि उन्होंने नरसिंहा राव की जो आर्थिक पॉलिसी थी उसको काफी बढ़ाया, और इंफ्रा के मामले में जो गडकरी साहब आज कार्य कर रहे हैं उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। एक प्रसंग बताता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी एयरपोर्ट पाए हुए थे मुंबई, बीजेपी के सारे नेताओं की बैठक ली उन्होंने, सारे यही इंडिया साइनिंग की बात थी। सारे नेताओं का कहना था, कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई देश चमक रहा है, देश बढ़ रहा है, और हम चुनाव जीत रहे हैं। उस समय आडवाणी जी ने कहा था देश में विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते, इमोशन के नाम मिलते हैं, और जो आप देख रहे हैं वो वही स्थिति है। लेकिन गडकरी साहब का जो है, गडकरी जी का इच्छा भी और उनका जो विकास पूर्व का जो एक व्यक्तित्व देश भर में उभर के आया है, निश्चित तौर से उनको लाभ मिलेगा। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि कितने वोट से जीतेंगे, हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन निश्चित तौर से गडकरी साहब को लेकर के हर धर्म हर जात सिंपैथी है। मुसलमानों की बात करें तो गडकरी जी को यदि डायरेक्ट कमल के फूल पर वोट नहीं डालेंगे तो मुसलमानों के 10-20% ऐसे लोग हैं, अरे चलो यार गडकरी जी अच्छे आदमी है, जाने इनके लिए काहे वोट, इनके खिलाफ वोट करने जाने का। यदि वोट न करने जाना बूथ तक भी गडकरी का इनडायरेक्ट समर्थन है। इसलिए नागपुर का जो होगा, ठीक है, 19 तारीख को 4 तारीख का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हम कौन कितने से जीते हैं। गडकरी साहब कम बार जीते हैं, ज्यादा जीते हैं, लेकिन जो चित्र है कि गडकरी साहब के प्रति नागपुर में निश्चित संपत्ति मिलेगी और उसका लाभ मिलेगा। और कांग्रेस का एक जनाधार है, कांग्रेस के जो वोटर है विचारधारा के हिसाब से नागपुर में उनकी बड़ी संख्या है। आरएसएस के तमाम प्रयास के बावजूद भी वो मन परिवर्तन नहीं कर पाए। गडकरी साहब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो जिसकी संभावना व्यक्त कर सकती कि शायद उनकी सीट निकल ही जाए, नहीं तो अभी तक एक ही बार बीजेपी वहां चुनाव जीत सकती थी। और आज भी मैं वापस बोलता हूँ कि गडकरी जी के अलावा यदि किसी दूसरे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता होता तो आज मैं ये बिल्कुल कहने की स्थिति में नहीं होता कि गडकरी साहब का चुनाव के दिन तक अपर हैंड होगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि बात मराठा और कुणबी ये सब भी निकली है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक है सच्चाई कि मराठा कुणबी वोट जो है एक एकत्रित होकर एक गट्ठा जिसे कहा जाता है, वैसे किसी एक पार्टी के नहीं जाते, बिखरे हुए हैं, ये एक बात है। दूसरा, गडकरी जी के बारे में एक और बड़ी प्यारी सी बात है कि गडकरी जी के शायद अपनी पार्टी में जितने लोग उनको पसंद नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा उनके कायल लोग अन्य पार्टियों में है। जैसे ही पहली लिस्ट जारी हुई थी और गडकरी जी का नाम उसमें शामिल नहीं था भाजपा की, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आप यहाँ आइए हमारे पास में, यानी उनको न्योता खुला था। यानी गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जिनके बारे में सभी पार्टियों में एक गुडविल है। अभी तो मैं आपको आपकी इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने तो उन्हें खुला ऑफर किया था कि आप आइए, हम आपको टिकट देते हैं। अभी हाल ही में शरद पवार जी नागपुर आए थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड शरद पवार जी को पूछा गया, तो मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड क्या बोले वो बताता हूँ, बता नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बताता हूँ कि बोले वो महाविकास आघाड़ी के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। देखिए मैं आपको दादा आप उनको अपनी पार्टी में शत्रु बना रही है क्या? मैं आपको गडकरी जी के मामले में
उनके उनके जो पांडे जी ने जो एकदम सही उनका आकलन किया है, वो एक ऐसी जादुई व्यक्तित्व का इंसान है, एक ऐसी छवि है उनकी कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जैसे विरोधी पार्टी के नेता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको पत्र भेजकर, बाकायदा पत्र भेजकर धन्यवाद बोला। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि गन्ना बहुत मीठा होता है तो उसे जड़ से नहीं खाया जाता। पांडे जी आप समझ रहे हैं बात हम समझ कि रहे हैं। गडकरी जी की जो ये अपार लोकप्रियता है, ये लोकप्रियता ही कहीं उनके राजनीतिक भविष्य में बाधक तो नहीं है। हमने अपने भारतवासियों को ये भी एक विषय सोचने के लिए देना चाहिए कि क्या हुआ था कि 55 फ्लाईओवर मुंबई में बनाने के बाद भी मुंबई में 1999 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार हार गई। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाने वाले उसके सृजनकार भी नितिन गडकरी जी हैं, तब भी उस सरकार को वोट क्यों नहीं मिले, उस सरकार सत्ता में क्यों नहीं लौटी? पांडे जी हम आज बात चूंकि नागपुर लोकसभा सीट की कर रहे हैं, लेकिन गडकरी का ऑरा नागपुर लोकसभा है ही नहीं। मैं ये बात कर रहा हूं कि चूंकि अगर भारत में चुनाव यदि होते रहेंगे भविष्य में भी, तो नितिन गडकरी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हो, या यानी लालू प्रसाद यादव जी हो, या कोई भी अरविंद केजरीवाल जी, सबको 5 वर्षों में एक बार इस जनता की अग्नि परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ता है, और वो निर्भर करता है जनता के विवेक पर कि उसे अपना प्रतिनिधि किससे चुनना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नागपुर चुनाव क्षेत्र में प्रचार में जो रंग आ रहा है, हम बता दें कि न्याय की जो योजनाएं राहुल गांधी ने अपने न्याय यात्रा के दौरान की थी, उसी को विकास जी जो है विकास ठाकरे, वो लगातार दर्शकों अपने मतदाताओं के सामने लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो न्याय, महिला न्याय हो, चाहे युवकों के लिए न्याय हो, किसानों के लिए न्याय हो, और ये सारे मुद्दे लेकर वो जनता में जाने की कोशिश कर रहे हैं। गडकरी जी ने ये कह दिया है कि वो उनके पोस्टर्स और बैनर बहुत कम लगाएंगे। एक ऐसा कार्यकर्ता है ये कि जो एक जमाने में पत्रकारिता में जो पुराने साथी है, उनको सभी को पता होगा कि अपनी पार्टी के पोस्टर्स लेके हर कार्यालय में अखबारों के जाते थे, फिर वहां से उभर कर, जो राजनीति का कोई बैकग्राउंड नहीं था, पार्टी के अध्यक्ष बने, और पार्टी के अध्यक्ष बने तो वहां की भी कहानी वो बड़े अच्छे से बताते हैं कि उनके पास पहनने को कोट तक नहीं था और अपने वॉचमैन का कोट पहनकर वो गए थे दिल्ली में। और ये एक ऐसी शख्सियत है, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो प्रचार में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से मेहनत भी लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद जो मुद्दों के हम बात कर रहे हैं वो मुद्दे उनको भी ये है। दूसरा, आरएसएस का जो एक संगठन है, तो उनका जिस तरह से चल रहा है कि हर कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर जो पिछली बार के लोग मतदाता, उससे हर व्यक्ति ने 370 अधिक मतदाताओं को लेके आना है। इस तरह से जो एजेंडा दिया गया है, क्योंकि यानी ताकत से अभी तक शायद नहीं उतरे हो, पहले फेज में चुनाव हो रहा है, वो अगर वहां पे महसूस नहीं हो रहा कि वो काम शुरू हो गया है, तो ये जो बात है, ये प्रचार में किस तरह से जोर लाना जरूरी है, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए जी पांडे जी बोलिए। जी प्रतिभा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर के किसी का मतभेद, समर्थन और विरोध हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जो तैयारी करती है, चुनाव एक बार होता है लेकिन वो 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, उसी मिजाज में। देखिए जी, उनके पास ये तो तमाम चीजें हैं कि हमने ये किया, हमने विकास किया, हमने सोशल वेलफेयर कितने काम किए, हमने इतने सड़कें बनाई, शौचालय बनाया,
डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले, इसके बाद भी उनके पास संगठन की जो ताकत है कि वो संगठन की ताकत वोटरों को बूथ तक ले जाना। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है वो ठीक है, उनके अपने तंत्र है, तंत्र चाहे नैतिक रूप से इस्तेमाल होते हो, चाहे नैतिक रूप से इस्तेमाल होते हो, चाहे आर्थिक पक्ष उसमें कुछ भी हो। ये एक बात सबको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर जो उनकी तैयारियां चलती हैं, उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मोबिलाइज किया जाता है कि कैसे लोगों का, कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करके लोगों को अपने पक्ष में करना, उनके पास एक कला है और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलता है। अभी थोड़ी ताकत में पार्टी के पास पैसे भी बहुत हैं, केंद्र से लेकर देश के कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, सारे संसाधन उनके पास है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी करते थे। अभी मैं आपको बता दूं कि हम लोग 25-30 साल से मुंबई में जर्नलिज्म कर रहे हैं जी। जब इनकी सरकारें नहीं थी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकारें थी या कांग्रेस फुल प्लेज सरकारें होती थी, जब चुनाव, अभी तो डाटा तो आपको 10 मिनट के अंदर नेट पर सब चीजें मिलता था, पहले पता चल रहा है कि 2 दिन के बाद पता चलता था कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कितना वोट मिला, कितना नहीं। कांग्रेस में सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस के पास वो डाटा नहीं होता था, और बीजेपी के दफ्तर में दूसरे दिन जाएंगे तो पूरा डाटा होता था कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा कितना वोट मिला है और अपोजिशन रूलिंग पार्टी में जीतने वाले को हारने वाले को क्या मिला। बूथ वाइज उनकी तैयारी हमेशा रहती है। दूसरी बात है, एक बात रही आपसे 400 नारे का, एक नैरेटिव तय किया जाता है कार्यकर्ताओं का। अब जैसे यदि पूरे देश के एनालिसिस करेंगे तो 543 सीटों में 125 सीटें ऐसी है देश में जहां भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी अलायंस के साथ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। यदि 125 निकाल दें आप तो 400 जो है 30 के आसपास, जो है 420 के आसपास जो आंकड़े आते हैं जी, उसमें पिछली बार 200 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ डायरेक्ट उसकी लड़ाई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 से 80 से 90 सीट जीत गई जो डायरेक्ट कांग्रेस के साथ लड़ी, और 225 ऐसी सीटें थी जो क्षेत्रीय दलों के साथ उसका जो है संघर्ष था जी। ऐसी हालत में 400 का आंकड़ा कैसे संभव है? लेकिन 400 का आंकड़ा बोलते हैं तो अपोजिशन वाले को बोलने भी डर लगता है, किसी पत्रकार को बोलने भी डर लगता है, यार 400 बोल रहे हैं, हम कैसे 300 बोल रहे हैं। तो डर डर करके भी आंकड़ा बढ़ाते थे कि अच्छा 350 तो आ ही जाएंगे। एक नेरेटिव है, और इनके कार्यकर्ताओं के में जनता के बीच में जाने में एक रहता है हम 400 जीत रहे हैं, तो उसमें 2 लाभ, इनके कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और दूसरे सामने वाला डिमोरलाइज हो जाता है कि यार ये तो 400 जीत रहे हैं, अपना तो क्या होने वाला है। इनमें भी इनका लाभ है। ये भारतीय जनता पार्टी का तंत्र बहुत पुराना है और इसके जितने संगठन इस पर काम करते हैं, ये 400 का नारा जो है ये नेरेटिव है, इससे ये सब चीज नहीं होने वाले। निश्चित तौर से नेरेटिव तय करके अपोजिशन का मनोबल गिराने के लिए ये सब नारे दिए जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं असर दिखता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक यही है कि चुनाव हो या चाहे किसी भी युद्ध हो, सैनिक का मनोबल जितना मजबूत हो, वो मजबूत मनोबल ही आधी लड़ाई आपको जितवा देता है। और इसमें भाजपा जितनी माहिर पार्टी कोई नहीं है। और मुद्दों को, कौन से मुद्दों को लेके आना, चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह से प्रतिभा जी, 1 मिनट रुकता हूँ। ये चुनाव की तैयारियों के संबंध में थोड़ा सा बोलने में रुक गया। अब कांग्रेस पार्टी, हम कोई कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आप उनके दफ्तर में चले जाइए कि चुनाव की क्या तैयारी है, कुछ मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यालय में जाइए, इस कंस्टिट्यूंसी में कितना पिछली बार वोट मिला था, इस वार्ड में कितना मिला था, इस बूथ पर कितना मिला था, सारे आंकड़े उनके पास है। एक बूथ पर कौन काम करेगा उसके डिटेल उनके पास। कांग्रेस के पास इस तरह की कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस पहले से भी ऐसी मास बेस्ड पार्टी रही है, अभी उसे बाहर नहीं निकली। यदि कहीं कांग्रेस कमजोर दिख भी रही हो, दिख भी रही है या दिखेगी, या उसका रिजल्ट इस तरह आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होगा इनकी पूरी तैयारी नहीं। कौन कहां से लड़ेगा कुछ मालूम नहीं, यहां से भी लड़ लेंगे, वहां से भी लड़ लेंगे, कौन लड़ेगा इसके कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, लोकसभा चुनाव लड़ना है, लड़ने के लिए 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। तुम रहते हो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में, तीसरे कंस्टिट्यूंसी में कैसे लड़ सकते हो? ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है क्योंकि उसका ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। ये कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता, कांग्रेस के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी है, चाहे वो नागपुर के भी बात करें, भैया को ज्यादा पता होगा, नागपुर के रहने वाले हैं कि कांग्रेस के दफ्तरों में कैसे काम होता है। उनके पास भी सारी व्यवस्थाएं नहीं होगी कि कहाँ कार्यकर्ता किस बूथ पर लगाना है, कैसे इसको मैनेज करना है। चुनाव आया, 1 महीना लड़ेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। मैं पांडे जी, मैं असल में
आपको यहाँ इसलिए ये रोक रहा हूँ क्योंकि अपन नागपुर पर बात कर रहे थे और जी मैं प्रतिभा मैडम मैं आपको यही वाला जो विषय है जो पांडे जी ने बोला, मैं यानी आप दोनों की जानकारी के लिए और आप दोनों के माध्यम से उन सभी की जानकारी के लिए, पांडे जी यानी देखिए फर्क परिवर्तन कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके जैसी ऑर्गेनाइज्ड, उस अब तो संसाधन भी भरपूर है, साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अब नागपुर सीट पर अगर हम बात करें प्रतिभा मैडम, तो नागपुर सीट पर पहली बार एक ऐसा कैंडिडेट जिस बीजेपी की रूपरेखा पांडे जी आप बता रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड बीजेपी की, उसके मुकाबले कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को इस बार उतारा है जो हमारे 7 बार के सांसद विलास मुत्तेमवार जी का चुनाव प्रमुख रहा। ठीक, जो 7 बार में से 6 बार वो जीते हैं नागपुर से, उसका वो चुनाव प्रमुख रहे। पिछले 10 सालों से नागपुर कांग्रेस के वो शहर अध्यक्ष हैं। पांडे जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस भले ही बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और एक बहुत ही जिसको बोलते हैं कि खासकर 2014 के बाद से कांग्रेस कार्यशैली नहीं बदली, कार्यकर्ता नहीं बदला, उसका मनोबल टूटा है। लेकिन जब हम विकास ठाकरे के रूप में एक उम्मीदवार को देखते हैं, जब विकास ठाकरे के रूप में एक शहर कांग्रेस का पिछले 10 साल से जो अध्यक्ष है, जिसका दावा है कि मेरी 1600 बूथ पर 1600 बूथ पर मेरी वोटर लिस्ट पहुंच गई है, जहां कांग्रेस को यदि 50% वोट मिलता ही है तो मुझे वहां पर वो वोट को 75% के रेशो में लाना है। पांडे जी, मैं एक तैयारी की बात बता रहा हूं। पांडे जी, आप शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे या प्रतिभा मैडम शायद सहमत होंगी। अब जिसको लोकसभा चुनाव लड़ना होता है, विधानसभा चुनाव लड़ना होता है, या मुझे तो लगता है आजकल आपके मुंबई में जो नगर सेवक का चुनाव लड़ते हैं वो भी बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह सोशल मीडिया के टीम मैनेजमेंट, मीडिया का मैनेजमेंट और बूथ का मैनेजमेंट और इतने ऑर्गेनाइज्ड होके लड़ते हैं। तो यहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है या कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नागपुर में गडकरी जी का जो ऑफिस चुनाव लड़ रहा है, डेफिनेटली उनकी भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइज्ड कैडर है वो पूरा का पूरा उनका साथ है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ के साथ साथ जब हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में जब ये मुकाबला गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे का हो रहा है, तो इस मुकाबले में बहुत समय बाद, बहुत दिनों बाद, और पांडे जी रादर मैं तो कहूंगा 10 सालों बाद, 10 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, विकास ठाकरे ऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट है। जो दोनों नहीं थे, जब विकास ठाकरे नहीं थे कैंडिडेट, तब भी नाना पटोले जी को 4,44,000 वोट मिले थे। उन वोटों को जो सबसे बड़ा खतरा इस बार है वो है कि क्या सचमुच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जो एक बनी वो क्या अब भी चल रही है? तो निश्चित रूप से अगर वो चल रही होगी तो वोट कम हो जाएंगे। यदि उसके बदले में लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे क्रूशल मुद्दों पर बात करेंगे तो वो मुद्दा भी गौन हो जाएगा, राम मंदिर वाला भी। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, विकास ठाकरे जी का अपना एक घोषणा पत्र, वो पिछले दिनों नव भारत ऑफिस आए थे, पिछले दिनों गडकरी जी भी नव भारत आए थे। गडकरी जी को तो नागपुर को इंटरनेशनल सिटी बनाना है, उनके तो अपने एक सपने हैं और उसका ट्रेलर वो दिखा चुके। और विकास ठाकरे जी भी उनके कदम पर कदम रख के कि जब बोले विकास ठाकरे जी का तो बोलना है मेरा तो नाम ही विकास है, यानी मेरा तो नाम ही विकास है। और जब उन्होंने 2019 में
भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट पश्चिम नागपुर विधानसभा पिछले 2 चुनाव में, खासकर उसके पहले जब नागपुर में दक्षिण पश्चिम और पश्चिम नागपुर की सीट का विभाजन नहीं हुआ था, तो देवेंद्र फडणवीस जी की वो सीट हुआ करती थी। बाद में विभाजन हो गया, फडणवीस जी दक्षिण पश्चिम में चले गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही। तो 2019 में जब पश्चिम नागपुर की विधानसभा में विकास ठाकरे जी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, तो उनके विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले जब लोकसभा हुई थी, तो गडकरी जी को 36,000 माफ कीजिए 28,000 के करीब वोटों की लीड मिली थी पश्चिम से। यानी पश्चिम नागपुर विधानसभा से नितिन गडकरी जी को 2019 के इसमें लीड मिली थी। उसके बाद जब बीजेपी ने विधानसभा में कैंडिडेट उतारा, तो लोगों ने बोला भैया 29,000 28,000 का तो गड्ढा पहले ही है, तो विकास जी आप तो सुसाइड कर रहे हो। 2-4 महीने पहले 28,000 वोट कम पड़े जिस कांग्रेस पार्टी को, वो आप कैसे जीतोगे? मैं आपको बताऊं, यही राजनीति का सच्चा पॉइंट है, यही फॉर्मूला है कि विकास ठाकरे जी पश्चिम नागपुर के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने पहले वो 28,000 सीटों का गड्ढा भरा और 7,000 और वोट ज्यादा के लेकर ऐसे वो 34,000 वोटों से, यानी 7,000 वोटों से वो जीत कर आए। ऐसा उन्होंने 34,000 वोट 2019 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा हासिल। मैं आपको बताऊं कि पांडे जी, पश्चिम नागपुर की जो सीट है जहां से विकास बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग नागपुर का यूपी बोलते हैं। इसलिए नहीं कि मैं वहां रहता हूं, बल्कि इसलिए कि वहां बहुत सारे आप जैसे पांडे, बहुत सारे मेरे जैसे तिवारी और बहुत सारा यूपी का जो एक बड़ा अवध का पट्टा है, वो मुझे लगता है बड़े हिस्से में रहता है। और मुझे आपको फिर बताने में, मुझे ये शेयर करने में अच्छा लगेगा कि उस यूपी का वोटर कौन है। यूपी का वोटर, फिर यूपी में जो वोटर है आज की तारीख में वो भाजपा ही है। उस भाजपा के वोट बैंक के पश्चिम नागपुर सीट पर विकास ठाकरे जी सबसे बड़ी चुनौतियां, इसलिए मल्टीपल चैलेंजेस वाला वोट है, चुनाव है। और नागपुर की सीट का परिणाम भी बहुत रोचक, बहुत चौंकाने वाला और बहुत हैरत अंगेज करने वाला परिणाम आएगा। यानी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आपने शायद ये गाना सुना होगा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हमारी बात शुरू हुई थी देश के मध्य से, जो महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर से, और वो पूरे देश भर के मुद्दों को लेकर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनाव है, सारे देश के जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा होनी ही थी, तो वो उस पर हम आए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2 लोग जो है वो गडकरी जी के एकदम कायल बैठे हैं, और हमारे दादा वहां पे बैठ के, नागपुर में बैठ के जो आकलन दिला रहे हैं, तो वो किस तरह का है वो आपने देखा। और इस तरह की चर्चाओं के लिए, इस तरह के चुनाव के विश्लेषण के लिए और आकलन के लिए आप हमारा खबरों की खबर, ये जो कार्यक्रम है, ये जरूर देखते रहिएगा। मेरे दोनों वरिष्ठ सहकारी जो समय निकाल कर इस शो में आए हैं, उनके मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके जो कमेंट्स होंगे, आपकी जो राय होगी इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में और सारे मुद्दों के बारे में, वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, उनको पढ़ना हम पसंद करेंगे। जी नमस्कार, शुभ रात्रि।